दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने राजीव कुमार की रिटायरमेंट से पहले ही राजीव कुमार को बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंसा दिया है। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ई मशीन वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने डेटा डिलीट ना करे, ई मशीन का डेटा जो है उसे डिलीट ना करे, इसके लिए कह दिया है। दरअसल डेटा जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ही डेटा डिलीट करने की होड़ लगी हुई होती है। चुनाव आयोग ये काम लगातार करता चला जा रहा है और सवालों में घिरता चला जा रहा है। और इस पर विस्तारित चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई की बेंच ने जो आदेश दिया है, एक तरीके से जो टिप्पणी की है, उस पर विस्तारित चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है आपको, ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने के मामले में जो सुनवाई हुई जस्टिस खन्ना ने, सीजीआई संजीव खन्ना ने और दत्ता की पीठ ने जो आज आदेश दिया है, क्या ये राजीव कुमार की रिटायरमेंट से पहले उन्हें एक बड़ा झटका है? अदिति जी, मैं आपके माध्यम से इस चैनल को, पूरे भारत देश को, लोगों को बोलना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने हरियाणा के चुनाव को डिस्क्रिपेंसीज जितनी थी 21 विधानसभा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मैं गया, और उसमें जो पिटिशनर थे आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस दिन हरियाणा में ओथ हो रही थी और प्रधानमंत्री वहां गए थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसी दिन हमने मेंशन किया, क्योंकि इसके पहले वो हमेशा यही कहा करते थे कि अब चुनाव हो चुका है, सरकार बन चुकी है, पर इस बार हम सरकार के पहले गए थे। उसी दौरान पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुझे बहुत सारी बातें कही, और वही चीजें खुल के आई जो करण सिंह दलाल हैं, और इसके साथ में जो दो और इसके साथ में जो पिटिशनर हैं, आपको पता होगा लखन सिंह फरीदाबाद से हैं, इसके बाद सरमृत कंबोज जो रानिया से विधानसभा से है। ये हरियाणा की डिस्क्रिपेंसीज की बात हो रही। अभी हम महाराष्ट्र की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली की कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हम आ रहे हैं सीधा। इनमें हुआ क्या है, मैं आपको उस समय पर भी थी, पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का तत्कालिक रिटायरमेंट था, हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत कुछ फायदा भी रहा हो। उस समय पर उन्होंने तात्कालिक उस मामले को खत्म करने के लिए डांट फटकार वकीलों, क्योंकि उनको चीफ जस्टिस है, उनको सुनना तो उन्हीं को था। उस तरीके से उस मैटर को तात्कालिक दबाना चाहते थे, और उन्हें दबाने के लिए भरपूर पूरा कोशिश भी किया। मुझे लगता है काफी सफल भी रहे होंगे, पर अंश मात्र कह सकते हैं उनके रहते पर। अब आ रहा हूं मैं सीधा यहाँ पर। ये तीनों पिटिशनर पहले पार्टी की तरफ से भी करना चाह रहे थे, पर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटीज पर आए। इसके पहले भी हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटीज पर आए थे। इंडिविजुअल कैपेसिटीज पर इन लोगों को इतनी बड़े लेवल का इनको है डिस्क्रिपेंसीज मिली है, जिसमें जैसे ये मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ। लखन सिंह जो फरीदाबाद से थे, करण सिंह जो पलवल से थे, और सरमित्र कंबोज जो रानिया से थे, ये सबका लगभग पूरे स्टेट का जितना भी स्टेट के डेटा है हमारे पास आए थे। उन डेटास में क्या है कि आप देखेंगे कि यदि आपकी पोलिंग में मान लीजिए आपकी कोई भी पोलिंग है, शो एंड शो, उस पोलिंग में टोटल कैपेसिटी 300 है, वोट जो है तो वो कुछ और आ रही है, डिटेल्स कुछ और आ रहा है, फॉर्म 17 सी कुछ और कह रहा है। फिर उसके साथ में आप यह भी देखेंगी कि वहां पर जो वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग के दौरान पर दो टर्नआउट डेटा अलग अलग टाइमों पर, एक तो 7:20 पर और एक 11:56 पर अपलोड होता है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला होता है। 8 अक्टूबर की जस्ट पहले, यानी 7 अक्टूबर की रात को इन्होंने एक डेटा अपलोड करते हैं, जिसमें हमने पूरी तरीके से लोगों को बोला, आप सारे लोग आइए और सुप्रीम कोर्ट का तात्कालिक दरवाजा खटखटाइए। वही मैटर यहां पर हुआ। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि सारे लोग, जो हम लोगों का जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट में 2024 में, हम लोगों की एक पिटीशन आई ईवीएम्स को लेकर के, जिसमें एडीआर भी थी, प्रशांत भूषण ने प्रेजेंट किया, एक हम लोगों की और भी कुछ लोग उसमें आए पिटिशनर। उस पिटीशन में था कि आप कम से कम 5%, यदि किसी को शक होता है तो 5% ईवीएम मशीनों का मिलान वो करा सकता है। 100% तो संभव नहीं था। अब इन तीनों पिटिशनरों ने क्या किया कि इन 5% ईवीएम मशीनों के मिलान करने के लिए इन्होंने टोकन अमाउंट जो था 47,000 रुपीज समथिंग, मैंने बोला आप इसको करिए जरूर। इन लोगों ने किया भी और पेमेंट किया, और उसके बाद
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोचा कि अब तो मैं फंस गया, अब मुझे ये सेरा पूरा का पूरा ईवीएम्स दिखाना पड़ेगा। इसी दरमियान में ये लोग एक रास्ता निकालते हैं, एक एसओपी बनाते हैं, असाइन करते हैं। एसओपी में ये होता है कि ईवीएम आपको दे दिया जाएगा देखने के लिए और उसका डेटा नहीं मिलेगा देखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आपको सारी चीजें आप ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं तो आप डेटा क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? हमें शक है तभी तो हम 5% ईवीएम्स का मिलान कर रहे हैं। 100% हमें कोर्ट ने बोला नहीं है। दूसरा सवाल उठता है इसी में कि जो 5% ईवीएम मशीनों को चेक करने के लिए दिया गया, ये डेटा इमीडिएट डिलीट कर दिए और एसओपी के अकॉर्डिंगली हुआ कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि उस डेटा को चेक कराना है। हमें ईवीएम मशीन का जो मॉड्यूल है, जो उसका मॉनिटर्स है, जो उसके सीपीयूस वगैरह छोटी चीजें यूनिट्स हैं, बेहतर आप लोग बताएंगे, वो सारी चीजों को आप जो है उसको आप नहीं चेक कराएंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग का जो डमी है आप उसको क्रॉस वेरीफाइड करा लीजिए। 1000-2000 जो वोटर्स हैं आप उनको ले आ लीजिए, चेक कर लीजिए कि मशीन जो आप प्रेस कर रहे हैं वो चीज आ रही है कि नहीं आ रही। इस चीज को लेकर के यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एक नया रास्ता खोज लिया अपने बचाव के लिए, जिससे क्रॉस वेरीफाइड डेटा ना होने पाए। इसी को लेकर के इन लोग सीधा हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर आए। अब सुप्रीम कोर्ट में दो पिटिशन पहले आई, फिर तीसरी जो रानिया वाली विधानसभा है वो कंबोज जी फिर बाद में आ जाते हैं। ये सारे दौरान पर अब आप क्या हुआ कि 9 जनवरी को इनको ये ईवीएम मशीन की पूरी डब्बी दे दी गई। और कैसी डब्बी दी गई? यानी पूरा जो उनका सिस्टम होता है उसमें ब्लैंक डिब्बा दिया गया। 9 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात उसमें कोई डेटा नहीं है। अब आप ले आइए सारे लोगों को, चेक करिए मशीन को। 5% जो ईवीएम्स को चेक करने का, वोट्स को वेरीफाइड करने को लेकर के था, क्लियरेंस को क्लियर करने को लेकर के था, वो सारी पूरी की पूरी पिक्चर वहां से खत्म हो गई। मशीन आपको दे दिया गया एक फ्रेश तरीके से, वो कोई भी मशीन हो सकती थी। पर उन्होंने कैंडिडेटों ने 47,000 रुपए पर कैंडिडेट ने पर ईवीएम्स के हिसाब से उसने पेड किया है, पर पोलिंग बूथ के हिसाब से पेड किया है, इसलिए उसको वही संबंधित मशीनें वो लोगों के साथ में दे दिया गया। अब उस मशीन में कुछ है ही नहीं तो हम क्या चेक करेंगे? मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके पहले ये मैटर जस्टिस दीपांकर दत्ता के पास गया, क्योंकि ईवीएम की बहुत सारे मैटरों में वो भी थे हम लोगों के साथ में। फिर वहां से ये मैटर चीफ जस्टिस के पास आया, फिर दोनों बेंच बनाई गई, चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस दत्ता साहब आए दोनों लोग, क्योंकि ईवीएम के मैटरों में हम लोगों के पिटिशंस में वो हमेशा रहे। अब उसके बाद क्या हुआ कि आज वो मैटर फिर से सुनवाई पर लगा। सवाल यह भी नहीं उठता, ईवीएम की गड़बड़ी तो इलेक्शन कमीशन ने किया, एसओपी भी निकाल दिया, एसओपी में बहुत सारी गाइडलाइन भी दे दिया, पर सवाल इसके साथ यहां नहीं खत्म होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जैसे ही पिटीशन फाइल होती है, पिटीशन के दौरान पिटीशन लगती भी है और वहां पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रेजेंट करने वाले हमारे लर्नेड ब्रदर हैं, वो सारे भीड़ की तरह एक तरफ पहुंच जाते हैं। माय लॉर्ड्स, इस पिटीशन में कोई दम नहीं है, आप इसको इमीडिएट डिसमिस करिए। ये लोग तो पिटीशन लेके आते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। कोर्ट ने बोला हम तो अभी आपको नोटिस भी नहीं किए हैं, आपने ऐसे ऐसे भागते हुए क्यों चले आए? आप शांत रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तब जाकर के वकील शांति बनाए, यानी नोटिस नहीं हुई है आपको, आपको सिर्फ पता है कि एक पिटीशन आई हुई है और आप पहले से भागते हुए चले आ रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? अर्थात गड़बड़ियां हुई है। चीफ जस्टिस ने बोला उस दिन कि इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, और उन्होंने इमीडिएट नोटिस किया। और इसके साथ में जब वो मैटर आज लगा तो ऑनरेबल ने बोला, आप ये कह रहे हैं सर कि चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि कुछ हाँ, गड़बड़ी जरूर आप हुई है, तभी आप खुद चल के आकर के इस पर जवाबदेही दे रहे हैं। करेक्ट। आपको आपको आने की जरूरत क्या हो गई? जब इस मैटर में कुछ है ही नहीं है, तब खुद ही डिसमिस करेंगे या हम उसको अलाउ करेंगे, नोटिस करेंगे, जो भी करेंगे। पर आप बिना सारी चीजों को देखे हुए आप कैसे आ गए? आपको पता कैसे चल गया? कोर्ट ने बोला मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेजेंट हुए वकील साहब, उन्होंने बोला कि अभी इसको डिसमिस किया जाए, इसमें तो कोई डिटेल ही नहीं है। ऐसे तो पिटीशन बहुत सारी आती रहती हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन को डिफेम करने को लेकर के है। इमीडिएट कोर्ट ने बोला कि आपको क्यों आना हुआ, जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो आप क्यों आ गए? इसके साथ में कोर्ट ने यह भी बोला, जी कुछ बोल रहे हैं दीदी जी? सर मैं ये कह रही हूँ कि आज जो टिप्पणी उन्होंने की है, सीजेआई और दत्ता की पीठ ने जो आज टिप्पणी की है, मैं उस मुद्दे पर जानना चाह रही हूँ कि ये निर्देश जो उन्होंने निर्देश दिया है कि डेटा डिलीट ना करें, फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है इस पर, तो इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या अभी इससे एक चुनाव की पारदर्शिता, निष्पक्षता तय हो सकता है? अदिति जी, ये तीनों जो लोकसभा विधानसभा को लेकर के था, उस डेटास को लेकर के है। उन डेटास को आप डिलीट नहीं करेंगे, जो कि आपने डिलीट कर दिया है। और एसओपी को लेकर, पर यह कमेंट
पूरी जितनी भी विधानसभाएं होंगी चुनाव, जितनी भी लोकसभा के चुनाव होंगे, उन सब पर एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि 5% ईवीएम जो चेक करने के लिए दी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट और उसके साथ में जो उसके पोलिंग एजेंट हैं और जो वोटर हैं, उसको ट्रांसपेरेंट कैसे रखा जाए, उनको कैसे क्लियर और उनको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए कि आपने जितनी वोट डाली है, उतनी वोट ऐसे है और वो आप जो प्रेस कर रहे हैं, वो इस तरह से है। वो दिखाने के लिए है 5%। ये इस तरीके से यह जो आज कमेंट आया है कोर्ट का, इसी के साथ में अदिति जी मैं यह भी बोलना चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी लोकसभा के जितने भी फॉर्म 17C है, उसको अपलोड करने को लेकर के जो पिटीशन थी, उसको भी नोटिस कर दिया है। ये 4-5-6 दिन पहले का मैटर है, आपको शायद नॉलेज में वो ना हो। पर इसके साथ में अब हरियाणा और महाराष्ट्र की भी लगी है, उसको भी अपलोड करने को लेकर के है, उसमें भी हम हैं। और इसके साथ में अभी जो है पूरे अब इन फ्यूचर में फॉर्म 17C जो उसमें 3-4 एमपी भी हैं, 2 एमपी भी हैं, आलोक शर्मा है, प्रिया मिश्रा है और बड़ी पिटीशंस हैं। उसमें भी डायरेक्शंस के लिए कि इन फ्यूचर में फॉर्म 17C को अपलोड कर देना चाहिए। जैसे ही इलेक्शन खत्म एंड होता है, वाइंड अप हो गया, उसके बाद आपको एक फॉर्म 17C मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर और एनआरआई की वोट कितने पड़े इस पोलिंग में, वो हमारा इंफ्रिंजमेंट राइट है। उसको लेकर के हमने पिटीशन फाइल कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने। इलेक्शन कमीशन को भी हेयरिंग पर है वो। अब वो इन फ्यूचर में वो तुरंत ही अपलोड किया जाए, यानी 5 बजे डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो टर्न आउट डेटा बार बार डिस्क्रिपेंट हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, वो चीजों की कहीं न कहीं सारी चीजें खत्म होंगी। सर, इसको लेकर के भी हमने किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर के कई मर्तबा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया है। इससे पहले भी जस्टिस खन्ना ने, मैं तत्कालीन वो जस्टिस थे, अब तो सीजीआई बने, जस्टिस खन्ना ने ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान की जो अर्जी जो मांगे की गई थी, उस पर तो उसे तो नकारा उन्होंने ही था ना, कि नहीं 100% मिलान की कोई जरूरत नहीं है। अब 5% में भी घपलेबाजी हो रही है। करेक्ट, ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है और अगली दलीलों में हम लोग यही कहेंगे कि माय लॉर्डशिप अब ये 5% नहीं रहना चाहिए, अब इसकी लिमिट बढ़ा देनी चाहिए और 100% में कम से कम इसको कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके ही ऑर्डर्स को ये नहीं फॉलो किया जा रहा है, आपके ही ऑर्डर्स पर एसओपीस बनाई जा रही है। ये सारी भले कैटेगराइज करके करें आप, पर आप डायरेक्शन दीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जिस तरीके से टर्न आउट डेटा बार बार बढ़ रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। और उसके साथ में अब मैं तात्कालिक उदाहरण के साथ में आपको जोड़ना चाहता हूं, जो लीडर अपोजिशन भारत देश के लोकसभा के माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी इस चीज को बोल दिया है कि महाराष्ट्र में जो बहुत सारे वोटर्स बढ़ाए गए हैं, वो वोटर्स एक लीड की तरह हैं, यानी टोटल जो 5 साल में वोट नहीं बढ़ी, वो 5 महीना में एकाएक कहां से आ गई। क्या उसमें जो सेक्शन 9 होता है इलेक्शन कमीशन का, किसी भी नाम को काटने जोड़ने की प्रक्रियाएं होती हैं, वो पूरी की गई है, वो कुछ भी नहीं हुआ है वहां पर। लेकिन सर, विपक्ष जब इन तमाम सवालों को सामने रखता है, तो हमारे जो माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार की तरफ से जवाब नहीं आता। वो शायरी के जरिए अपना जवाब बयां करते हैं और वो यही कहते हैं कि ये चुनाव जीत नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्हें 5 बजे के बाद 76 लाख वोट पर नजर पड़ती है, ईवीएम पर नजर पड़ती है। इस तरीके से चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया जाता है। अगर विपक्ष जीत जाए तो कोई सवाल, कोई जवाब नहीं बनता। तब मैंने बोला है इलेक्शन कमीशन हमारे हर पिटिशनों में भी है फॉर्म 17C को लेकर के, जो लोकसभा को सारे ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सारे अपलोड करने के, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस भी कर दिया है। इस मैटर में भी जो अभी आप बात कर रही हैं, इन सारे मैटरों में मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू से मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रांसपेरेंट रहे। हम ये नहीं कहते हैं किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई पार्टी जीती है हारी है, यदि जीती है तो उसका भी सवाल है और यदि वो हारी है तो उसका भी सवाल है। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ की जो जनता है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट रहे, इसको लेकर के बात कर रहे हैं। इसको लेकर के मेरी पिटीशंस हैं और इसको लेकर के चीफ जस्टिस से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि इतना ऑनरेबल चीफ जस्टिस हम लोगों के सपोर्ट में और जनता के इंफ्लुएंसमेंट राइट्स को सेव करने को लेकर के खड़े होंगे। मुझे बिल्कुल मतलब मुझे काफी एक्सपेक्टेशन हुई उनसे। और जिस दिन उन्होंने लोकसभा को लेकर के किया है, उसमें मैंने हाई ऑब्लाइज किया है उनको। मैंने बोला लॉर्डशिप आपने इतिहास बदल दिया देश का। ऐसे ही अभी आप फॉर्म 17C को इन फ्यूचर में अपलोड करने को लेकर के है, उसमें बड़े बड़े कई सारे एमपीज हैं, जो करंट में रूलिंग पार्टीज के एमपीज या नॉन है, तो वो सारी चीजों को मतलब जो करंट में अभी एमपीज हैं,
वो सारे लोग हैं कि ये फॉर्म 17C जो है तत्काल अपलोड होना चाहिए। जैसे इलेक्शन खत्म हो हमारा सर आप जैसे बोले कि पॉलिटिकल मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे या कौन सी पार्टी कहां जीत रही है, सवाल इस पर ना ही उठाया जाए, लेकिन आप हर बार इसी मुद्दे को लेकर के और आप इस मुद्दे पर काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये सवाल तो उठेगा ही ना कि कहीं ना कहीं हमारा जो चुनाव आयोग है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इस तरीके से कभी कोई मुख्य चुनाव आयुक्त सवालों के घेरे में नहीं आया जिस तरीके से राजीव कुमार आते नजर आ रहे हैं, या चुनाव आयोग पर जिस तरह से धांधलीबाजी का आरोप लगता जा रहा है, इससे पहले इलेक्शन कमीशन इस तरीके के गड्ढे में कभी नहीं जा गिरा था। अदिति जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज बोलना चाहता हूँ। मैंने अब थोड़ी अपनी पॉलिसीज को, पिटिशंस को और मीडिया में दोनों चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने मीडियाज को बहुत सारी चीजों से बोला और उसमें हम लोगों को रिजल्ट के रूप में बहुत कुछ नहीं मिल पाया था। पर इस बार हम व्यक्तिगत अपनी बात कर रहे हैं। कई सारी 5-6 पिटिशंस हो गई और सब में अच्छा पॉजिटिव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी राजीव जी को या जो भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा या जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उसको हम लोग कैसे पनिश्ड करें, हम उसको कैसे उनके प्रोसेस को ट्रांसप्लांट कर सारी तरीके से ट्रांसपेरेंट रहें वो, और इसके साथ में जो चुनाव की प्रक्रिया है कैसे पारदर्शी या सुचारू रूप से संचालित हो, उसको लेकर के जितना हो सकता है हम करेंगे और कोर्ट के माध्यम से हम डायरेक्शंस करेंगे। बाकी चीजें तो जो पॉलिटिकल हैं वो बहुत सारे जो पॉलिटिकल पर्सन्स होते हैं वो करते हैं और जो बहुत सारे वैसे भी चीजें होती हैं वो करने वाले लोग होते हैं, और हमने अपने रूप को थोड़ा सा बदल दिया है। और मैं आपको पूरी जनता को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मैं पूरे भारत देश को आश्वस्त कर रहा हूं कि अभी आपको जल्दी फॉर्म 17C, जैसे चुनाव खत्म होगा उसके तत्काल बाद फॉर्म 17C आएगा और वो अपलोड होगा पब्लिक डोमेन पर, बिकॉज हर चीजें, सारी प्रोसेस सब ऑनलाइन हो गई है लगभग पूरे देश में। और उसके बाद वो पब्लिक एजेंट के तुरंत दे भी दिया जाता है 5 बजे के बाद। तो फिर यहाँ क्या सवाल है कि पब्लिक डोमेन पर उसको नहीं डाला जाए, डाल दिया जाएगा तो बार बार जो टर्न आउट डेटा बढ़ रहे हैं, जो बढ़ते हैं, ध्यान रखना घटता कहीं नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल हमने कोर्ट से किया है। लॉर्डशिप आज तक का इतिहास उठा लीजिए, इनके जितने भी डेटास हैं, लोकसभा का उठाइए जो फर्स्ट सेकंड पेज का था, इसके बाद हरियाणा का उठाइए, इसके बाद महाराष्ट्र का उठाइए, इसी के बीच में मैंने एक दो छोड़ गया मध्य प्रदेश और इसके छत्तीसगढ़ के जो डेटास हैं, जहां भी उठाइए आप बढ़ जाएंगे, घटते कहीं नहीं। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसीज है और जानबूझ के की जा रही है, ये भी है सच। पर यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं, इसलिए कोर्ट के द्वारा हम इसमें बहुत सारा काम करना चाहते हैं और ये सारी चीजें हम करेंगे और देश की जनता के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट होना चाहिए। देश की जनता के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐसे दोबारा न करे, जो कर दिया उसमें कैसे सुधार किया जाए, उसको लेकर के हम अंतिम तक लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया द न्यूज लॉन्चर के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि अगर देखा जाए तो एडीआर ने कहा था, जो अपनी पिटीशन में ये दलीलें दी थी कि चुनाव आयोग ईवीएम के 4 कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट की ओरिजिनल बर्न मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच के लिए एक पॉलिसी चुनाव आयोग को बनाने की जरूरत है, और इसी मुद्दे को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें साफ तौर पर सीजीआई खन्ना और दीपंकर दत्ता की पीठ ने साफ कर दिया है कि अब डेटा डिलीट नहीं किया जाना चाहिए, आप डेटा डिलीट ना करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पूरे एपिसोड पर। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए द न्यूज लॉन्चर के साथ बने रहिएगा।